Hello everyone. Today in this video I am going to discuss another chapter from your language books, that is clauses and kinds of subordinate clauses. आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने टॉपिक लिख रखा है clauses and phrases. Right students, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा, ताकि जो भी ट्रिक्स मैं आपको देती हूँ क्लॉजेस से रिलेटेड और फ्रेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, उसको आपको ध्यान से समझना है. जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके लिए वेरियस ट्रिक्स होंगी, कुछ रूल्स होंगे जिसके ज़रिए आप पहचान सकेंगे कि अगर ये क्लॉज है तो ये कौन से टाइप का क्लॉज है, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसकी फर्दर क्या डिवीज़न है. राइट. तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में. तो सबसे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि क्लॉजेस क्या हैं और फ्रेजेस क्या हैं. राइट. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखती हूँ SBSU, ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 लेटर्स हैं. मैं यहाँ पे लेटर्स लिख रही हूँ जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं बन रही है. राइट. इनकी कोई भी मीनिंग नहीं बन रही है. अब जब मैं इस लेटर को क्या करूँगी, शफल करूँगी, अरेंज करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, बस. ठीक है. तो ये क्या हो गया, बस जो वर्ड है, ये जो BUS 3 लेटर से मिलकर के बना, ये क्या है, एक वर्ड है. आपने यहाँ क्या सीखा कि मैंने लेटर्स की मदद से वर्ड बनाया. ठीक है. अब ये एक वर्ड है. अब इसी तरह से अगर और वर्ड्स इसमें मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ आ येलो बस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं. तो जैसे 3 लेटर्स की मदद से एक वर्ड बना, उसी तरह से 3 अलग अलग वर्ड्स की मदद से हमने क्या बनाया, हमने एक फ्रेज बनाया. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है. अभी आप समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है. फ्रेज क्या होता है, एक सेंटेंस की यूनिट होती है. फ्रेज को एक सेंटेंस की यूनिट कहा जाता है, और जो क्लॉजेस होते हैं उनको आप सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. बेसिक डिफरेंस फ्रेज और क्लॉज के बीच में क्या है, अब जैसे ये किसी एक सेंटेंस की यूनिट है, इसको हम कैसे पहचानेंगे. इसको अगर हम लिखते हैं आई एम ट्रैवलिंग बाय आ येलो बस, फुल स्टॉप. तो ये एक सेंटेंस हुआ. अब आप देखिए, इस सेंटेंस में जो ये पूरा वर्ड है आई एम ट्रैवलिंग बाय अ येलो बस, तो ये एक सेंटेंस है. इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं. ठीक है. लेकिन इसको हम पूरे को क्या कह सकते हैं, क्लॉज कह सकते हैं. और इसकी जो एक यूनिट है आ येलो बस, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस है क्लॉजेस और फ्रेजेस को पहचानने का. अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, इसकी मदद से आप और अच्छे से समझ पाओगे ये कॉन्सेप्ट. अगर आपको समझ में आया कि मैंने लेटर्स से क्या बनाए, वर्ड्स बनाए, और वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, जो कि एक सेंटेंस की यूनिट होती है. कंप्लीट सेंटेंस उसको नहीं कहा जाता है, वो क्या होता है, वो एक फ्रेज होता है. और जब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें फ्रेज भी इंक्लूडेड है, वो क्या होता है, वो क्लॉज होता है. अभी भी आप अब जो एक मेजर डिफरेंस और है क्लॉज का फ्रेज का, जो आप कंफर्म करेंगे वो इस डेफिनेशन से समझिए. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड्स का ग्रुप है दैट हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्लॉज को इसीलिए ही सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो, आप पिछले क्लासेस में ये पढ़ के आए हो कि सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो. राइट. इतना आप सबको क्लियर है ना. तो क्लॉज की भी डेफिनेशन वही है. इट इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कुछ भी नया नहीं है क्लॉज में. बच्चे घबरा जाते हैं, क्लॉजेस को नहीं समझ पाते हैं. आप अभी इतना समझिए कि सेंटेंस जो होता है वही क्या होता है, क्लॉज होता है. और अगर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस की बात करें, जहां पे या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा. अब यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट. तो इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज में दोनों प्रेजेंट होंगे. क्लॉजेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. ठीक है. सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी है. जैसे आई एम, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एम और ट्रैवलिंग ये क्या है, ये वर्ब है. तो ये क्या हो गया, ये पूरा क्लॉज हो गया. अब अगर आप सिर्फ इतना देखो, आ येलो बस, तो ये क्या है, आ येलो बस तो एक सब्जेक्ट है ना.
सब्जेक्ट के साथ वर्ब की यूनिट नहीं प्रेजेंट है। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी बात को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि क्लॉज क्या है। क्लॉज वो है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट दोनों प्रेजेंट होती हैं, दोनों साथ में प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट है या सिर्फ वर्ब है तो वो क्लॉज नहीं होगा, ठीक है। और जो क्लॉजेस होते हैं उनमें बिना वर्ब के वो क्लॉज नहीं हो सकता है, वर्ब का होना वहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे क्लॉज में वर्ब का होना ज़रूरी है और फ्रेज में वर्ब का होना नहीं ज़रूरी है। तो क्लॉजेस हम उन्हीं को कहते हैं जहाँ पे वर्ब प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये पूरा क्या है, ये एक सेंटेंस है तो हम इसको क्लॉज भी कहेंगे, और इस सेंटेंस की एक ये यूनिट है, एक हिस्सा है, एक इकाई है, अ येलो बस, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फ्रेज कहेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इतनी बात सबको क्लियर है कि क्लॉजेस क्या है। क्लॉजेस वो है जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब यूनिट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट होंगे साथ में, और वर्ब का होना क्लॉज के लिए मस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, फ्रेजेस जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होगी, विदाउट, या तो सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा या तो वर्ब, दोनों मतलब साथ में नहीं प्रेजेंट होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, क्लॉजेस के बारे में हम बात करेंगे, हमें टाइप ऑफ क्लॉजेस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जो क्लॉजेस होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लॉजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। क्या है आपके दो पार्ट इसके, मेन क्लॉज और सेकंड जो है वो आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस में कि मेन क्लॉज क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। जो मेन क्लॉज होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इनको कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और जो आपके ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। एंड तक के वीडियोस में बने रहिएगा, जो भी इसकी जितनी भी सीरीज होती हैं वो सभी सीरीज को अच्छे से देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल क्लॉज, ये तीन इसकी कैटेगरीज होती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। और जो मेन क्लॉज होता है उसको क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल फोन यू व्हेन आई अराइव, ठीक है। तो उसमें अगर आप इतना सेंटेंस देखते हैं, मेन क्लॉज अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक एग्जांपल समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो दूसरे वाले सेंटेंस के पार्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद से ही इंडिपेंडेंट होता है, उसकी अपनी मीनिंग होती है। जैसे आप इतना सेंटेंस देखो, आई विल फोन यू, तो मैं आपको कॉल करूंगी, आई विल फोन यू, तो ये क्या है, ये अपने में खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया आपका मेन क्लॉज हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि ये दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं करता, इसकी अपनी खुद की मीनिंग है। और क्लॉज ये कैसे है, आप देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, और इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट प्रेजेंट है, प्रेडिकेट भी प्रेजेंट है, ये पूरा खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है। और क्योंकि इसमें वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब यूनिट प्रेजेंट है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज है वो भी कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी खुद की अपनी मीनिंग है। अब आप इधर आ जाइए, व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगी, ठीक है। तो जब मैं पहुंचूंगी तो क्या, ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, बात पूरी क्लियर नहीं हो रही है। व्हेन आई अराइव व्हाट,
अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखो तो क्लॉज तो ये भी है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट प्रेजेंट है, ये भी एक क्लॉज है। लेकिन ये कौन सा क्लॉज है? जो हमने क्लॉज के टाइप की बात करी, पहली टाइप हमारा मेन था और दूसरी टाइप जो थी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। तो व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगी मैं तुम्हें फोन करूंगी, तो व्हेन आई अराइव क्या है, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अभी आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हमने यहाँ तक ये सीखा कि क्लॉजेस हमारे क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम क्लॉजेस को आगे लेके चलेंगे, उनके टाइप्स, उनके सब टाइप्स, सेंटेंस में क्लॉजेस की 2 कैटेगरीज को पहचानना। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी मदद से आप उनको समझेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको क्या कहते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, ये अब तक के आपको समझ आ गया होगा। और डिपेंडेंट को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब इधर देखिए, इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मतलब ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्लॉजेस, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है और वो पूरा थॉट, मतलब उस पर्टिकुलर सेंटेंस की मीनिंग आपको पूरी समझ में आ रही है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। इट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, उनकी मतलब अपनी ही कंप्लीट बात कह देते हैं, कुछ अधूरा सा नहीं होता है उसमें। जैसे द विंड ब्लोज, ठीक है, हवा चलती है। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, कंप्लीट सेंटेंस है, कुछ अधूरा नहीं है इसमें। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। आप यहाँ पे अगर देखो तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रॉपर है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब यूनिट प्रेजेंट है। तो ये क्लॉजेज हैं, और कौन से क्लॉजेज हैं स्टूडेंट्स, मेन क्लॉजेज हैं। इधर आ जाइए सबऑर्डिनेट क्लॉजेज की तरफ। तो अभी ये क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेन क्लॉजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम आगे देखेंगे एग्जांपल में। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, इनकी जो ये क्लॉजेस तो होते हैं, मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट तो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये पूरी मीनिंग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मेन क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टिल ही कम्स, ठीक है, जब तक कि वो आता है। टिल ही कम्स टू व्हाट, इसके आगे क्या होगा, टिल ही कम्स व्हाट, आपकी जो बात है वो पूरी एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तो इसके आगे मेन क्लॉज लगना जरूरी है। जैसे आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी जब तक वो आता है। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब ये होगा तभी इसकी बात कंप्लीट होगी। वाई आई वॉज लेट, ठीक है, तो ये क्या है, मैं क्यों लेट हुई, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इसके आगे हमें मेन क्लॉज लगाना होगा, कुछ भी हम लगा सकते हैं। दे आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट, उन्होंने मुझसे पूछा, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि मैं लेट क्यों हूँ। अब ये बात कंप्लीट हो रही है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो मैंने इधर से लिखा है ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब तक कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस में फ़र्क क्या है ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसकी मदद से आप सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कुछ टिप्स की बात करते हैं जिसकी मदद से आप पहचानेंगे कि एक सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो सबसे पहले देखिए टिप नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपको याद रखना है। पहले तो अब आपने इतना तो सीख लिया कि भाई डिपेंडेंट क्या होगा, जो आपको अटपटा सा लगे, जिसकी बात कंप्लीट ना हो रही हो, सेंटेंस की मीनिंग पूरी नहीं आ रही हो, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन कंफर्म करने के लिए कुछ टिप्स हैं, और इसके अलावा एक टिप है और 2 टिप्स अलग से हैं जो आपको काफ़ी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में मदद करेंगी। अ डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बात कर रही हूँ, उन्हीं को ही डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो क्या होते हैं, वो शुरू किससे होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से,
या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से, ज्यादातर यूजुअली लिखा है कि ज्यादातर इसी से शुरू होते हैं। तो अब आपको समझना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पिक्चर में देख सकते हैं, आफ्टर, वंस, ऑल्दो, बिफोर, इवन, इफ, इवन, ये सब कंडीशंस के हिसाब से दिया हुआ है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू, सिंस, सो दैट, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं ये आपने कंजंक्शंस में पढ़ा होगा, ये सभी क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करी जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है, विच है, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु, whom एंड वेयर, सॉरी whose, that, which, who, whom एंड whose, ये सब क्या है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर इससे शुरू होता है तो वो क्या है, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो अभी आपको बताया, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनटिल, एज कंपैरिजन के लिए भी यूज किया जाता है, ऑल्दो, देयर, वाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, इस तरह के सभी वर्ड्स जो आपने भी पिक्चर में देखे वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अगर जो सेंटेंस है वो उससे शुरू होता है या बीच में भी आता है, टिप नंबर 3 में देखिएगा मैंने यही बताया है कि वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वी मिस्ड आवर ट्रेन, तो इतना अगर आप सेंटेंस देखें, वी मिस्ड आवर ट्रेन, तो ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है कि हमारी ट्रेन छूट गई, तो ये हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बिकॉज, तो बिकॉज क्या है, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज वी वर लेट, तो अब आप देखिए बिकॉज से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, राइट, तो ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब इसकी मीनिंग देखिए, क्योंकि हम लेट थे, क्योंकि हम लेट थे तो क्या, इनकम्प्लीट है ना, इसका आंसर तो यही है मेन क्लॉज, तो ये क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड देखिए, अगर प्रोनाउन से शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से, हैव यू सीन द बुक, क्या तुमने बुक देखी है, ठीक है, ये बात कंप्लीट है। दैट आई लॉस्ट, कौन सी बुक, जो मैंने खो दी, तो दैट आई लॉस्ट अगर आप बोलोगे तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग, और ये किससे शुरू हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको पहचान के रखनी है। टिप नंबर 1 जो मैंने आपको दी है, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होंगे ज्यादातर, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होंगे, तो वो क्या होंगे आपके, वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, ठीक है। सेकेंड देखिए, अब क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, और, येट, सो, कई सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा होता है सेंटेंस, या दो मेन सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेन क्लॉजेस में जोड़े जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे कॉमा लगता है। ये पंक्चुएशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे आई वॉन्ट टू वर्क, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, और आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑफिस, ये भी क्या है, एक मेन क्लॉज है, और इन दोनों को किससे जोड़ा जा रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ये पंक्चुएशन का भी रूल है, ये भी याद रखिएगा। और हम बट को इग्नोर करके देखते हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगेंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर करके आगे का सेंटेंस देखेंगे, तो वो क्या होगा, वो कंप्लीट अगर होगा तो वो क्या है, वो भी एक मेन क्लॉज है। तीसरी टिप देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन कम्स इन बिटवीन एंड बिगनिंग। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो शुरुआत में भी आ सकते हैं, और वो क्या होते हैं, सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं। अब अगर वो शुरुआत में आएंगे, जैसे अगर एक सेंटेंस बोला गया आपसे, सिंस वी वर आउट ऑफ शुगर आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, सिंस we were out of sugar, तो यहाँ पे since क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने बोला since we were out of the sugar, I went to the store, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, I went to the store, ठीक है। अब अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरुआत में आता है तो सेंटेंस में कॉमा लगता है,
ये पंचुएशन में भी आपको मदद करेगा ये रूल। और अगर ये सेंटेंस क्या है, अगर आप इस तरह से देखो, आई वेंट टू द स्टोर, पहले ये और उसके बाद ये लिखो सिंस वी वर आउट ऑफ द शुगर, तो वहाँ पे कॉमा नहीं लगता है। तो टिप 3 आपकी यही है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। अगर वो शुरुआत में आएगा तो जो क्लॉज होगा, सेंटेंस होगा, वहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ पे लगा है सिंस वी वर आउट ऑफ द शुगर कॉमा आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, तो ये क्या है, मेन क्लॉज है, ये आपका क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसको उठा के हम इधर भी कर सकते हैं, आई वेंट टू द स्टोर सिंस वी वर आउट ऑफ द शुगर। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा जिसमें वो मेन क्लॉज रहेगा और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, लेकिन वहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। तो इन रूल्स की मदद से आपको सेंटेंसेस जो आपकी बुक में दिए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व करिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक से भी लेके आऊँगी जिसको मैं डिस्कस कराऊंगी। उसके अलावा हम लोग डिटेल में बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं और एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।